हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित पारिक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रूट टू शूट बायोलॉजी पर। तो बेटा आज का अपना लेक्चर है ग्लाइकोलिसिस पर। लेक्चर को ध्यान से देखना। अगर ग्लाइकोलिसिस में आपके अभी तक कोई भी डाउट रह चुके हैं तो इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली अपन इस वीडियो को देखेंगे और ग्लाइकोलाइसिस की हर एक स्टेप को बारीकी से समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। देखो, ग्लाइकोलिसिस बताने से पहले मैं एक रिएक्शन बताऊंगा, जो रिएक्शन है ग्लूकोज कंबशन की। ग्लूकोज कंबशन का मतलब क्या है बेटा? फॉर्मूला अगर अपन देखें C6H12O6 और कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, रिएक्शन क्या बन जाएगी? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन अपन काफी पुराने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, 6O2 में लिख सकता हूं यहां पर, बैलेंस करें तो। ये पूरी की पूरी रिएक्शन किसकी है बेटा? ये पूरी रिएक्शन है ग्लूकोज कंबशन की। मतलब कि अगर ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन हो तो ये रिएक्शन आती है। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी निकलती है, ये क्या होता है इस एनर्जी का? ये एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है, यूटिलाइज्ड बाय सेल एंड यूज इन formation of other molecules, use in formation of other molecules। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ग्लूकोज का पूरा कंबशन करता हूं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 H2O बनता है और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो बेटा एनर्जी रिलीज हुई है, ये सेल इसको यूटिलाइज करेगी किसी ना किसी फंक्शन में, किसी ना किसी काम करने में। ठीक है, और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने में भी इसका यूज करेगी। ठीक है, ये एनर्जी है। लेकिन अब ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन है ग्लूकोज के कंप्लीट कंबशन की। ठीक है, और कंप्लीट कंबशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। मींस इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके सर, ये तो हम समझ गए कि इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। चलिए, अब मैं वापस आना चाहूंगा ग्लाइकोलाइसिस पे। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये रिएक्शन अगर कंप्लीट नहीं हो तो एनर्जी नहीं मिलेगी? ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है सर? बेटा ऐसा है, ये जो ग्लूकोज है, ये कोई एक स्टेप में पूरा का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है। पूरी की पूरी एनर्जी एक साथ में रिलीज नहीं होती कभी भी। ठीक है, ये एनर्जी स्टेप बाय स्टेप रिलीज होती है। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, लेकिन इनिशियल जो स्टेप्स है, इनिशियल जो प्रोसेस है इस ग्लूकोज के कंबशन की, उसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहने का मतलब क्या हुआ? इनिशियली कंबशन ऑफ glucose does not require ऑक्सीजन, कि इनिशियली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अगर इसके प्रूफ की बात करें तो जो अर्थ पे फर्स्ट सेल थी, फर्स्ट सेल ऑन प्लेनेट या अर्थ, अगर मैं बात करूं तो वो कैसी थी बेटा? कैसे सर्वाइव करी वो? विदाउट ऑक्सीजन। कैसे थी वो? विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स तो होगा, कोई ऐसी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू उस सेल में एनर्जी बन रही थी। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस थी वो बेटा ग्लाइकोलिसिस थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर कंप्लीट कंबशन की बात करें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन होता है ये। ठीक है, एक इसका प्रूफ तो हो गया ये। ठीक है, कि जो फर्स्टली सेल थी प्लेनेट पे वो विदाउट ऑक्सीजन थी। ठीक है, उसके अलावा जो एन ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है, एन ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनमें एनर्जी का सोर्स क्या होगा? वो भी ग्लाइकोलिसिस है। उनमें अगर अपन बात करें, एनर्जी सोर्स इज ग्लाइकोलिसिस। एनर्जी सोर्स इज ग्लाइकोलिसिस। उनमें भी एनर्जी का सोर्स कौन है बेटा? ग्लाइकोलिसिस है। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात तो अपन को ये समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो ये अपन ने बात करी ग्लूकोज के कंबशन की। फिर इसमें पॉइंट आता है कि ईएमपी पाथवे, है ना, इसको रब कर देते हैं एक बार।
चलिए नीचे देख लेते हैं। हाँ, फिर इसमें बात करते हैं अपन व्हाट इज ईएमपी पाथवे। तो इस ग्लाइकोलाइसिस को बेटा ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहा गया इसे? ईएमपी पाथवे इसलिए कहा गया क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। एक का नाम था एम्बडेन, फर्स्ट वन इज एम्बडेन, सेकंड इज मेयरहोफ, एम्बडेन था, मेयरहोफ था और उसके अलावा था पार्नस। 3 साइंटिस्ट थे, एम्बडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस। इन साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में फर्स्टली बताया, ठीक है, तो इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कह दिया अपन ने, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी अपन बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है। ये अपन ने समझ लिया कि कंप्लीट रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फर्स्ट सेल जो प्लेनेट पे थी वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करी, ठीक है, इसलिए एनर्जी का सोर्स कौन था उसमें? ग्लाइकोलिसिस। उसके अलावा एनऑक्सीजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनर्जी लेते हैं, क्लियर है। ईएमपी की बात करें तो 3 साइंटिस्ट थे, एम्बडेन, मेयरहोफ, पार्नस, जिन्होंने इसके बारे में बताया, ओके। फिर देखो, अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस की, दिस इज द वर्ड ग्लाइकोलिसिस। बेटा ये जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है ना, ये ग्लाइकोलिसिस वर्ड आया किसी ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और ग्रीक वर्ड की अगर बात करें, अगर इसको ब्रेक करें अपन, तो ये बनता है ग्लाइकोज एंड लिसिस, लिसिस या फिर लाइसिस कह सकते हैं। और ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, ग्लाइकोज मींस शुगर एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग, वी कैन से इट स्प्लिटिंग। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोज का लिसिस करना है, मींस शुगर का स्प्लिटिंग करना है, शुगर को तोड़ना है। और जब ये शुगर टूटती है तो इस प्रोसेस के इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर कर ली जाती है, ओके। तो ग्लाइकोज का मतलब हो गया शुगर, स्प्लिटिंग का मतलब लाइसिस का मतलब हो गया स्प्लिटिंग। चलिए, तो अपन ने बात की ग्लूकोज कंबशन की, ईएमपी पाथवे की, और नेक्स्ट इज द साइट। चलिए एक बार रब कर देता हूं इसको। हाँ चलिए बेटा एक बार रब कर देते हैं उसके बाद। तो अपन ने बात करी ग्लाइकोलिसिस की, ओके। देखिए, ठीक है, क्लियर है अभी। चलिए अभी देखते हैं अपन साइट की। ग्लाइकोलिसिस की जो साइट है बेटा, ग्लाइकोलिसिस की साइट की अगर अपन बात करें तो साइट 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है अपने पास। एक है प्रोकैरियोट, अनदर वन इज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं तो उनकी सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, और यूकैरियोट की बात करता हूं तो उनकी सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो, प्रोकैरियोट्स में बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मींस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड कैसे पढ़ा है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और यहां पर बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट या फिर मैं बात करूं यूकैरियोट, तो दोनों ही सिचुएशन में द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल and this is the cytoplasm of an eukaryotic cell। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज द साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है बात? ठीक है सर, क्लियर है। तो बेटा अपन क्या देख रहे हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिनके सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्लाइकोलिसिस होता है। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, मींस ग्लाइकोलिसिस इज एन
यूनिवर्सल पाथवे, क्या कह सकता हूं मैं, ग्लाइकोलिसिस इज एन यूनिवर्सल पाथवे, क्योंकि ये सभी में देखने को मिल रहा है, इसलिए कैसा है, ये यूनिवर्सल पाथवे है। कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में दे रखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। रेस्पिरेशन प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी कैसे बन रही है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वाला रेस्पिरेशन नहीं है बिल्कुल भी। और प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो प्लांट्स का है इसमें रोल, लेकिन ये रेस्पिरेशन पर्टिकुलर नहीं है प्लांट्स के लिए, ठीक है। एनिमल्स की फॉर्म में भी यही होगा, बैक्टीरिया के लिए भी यही काम करता है और प्लांट्स के लिए भी यही काम करता है, तो ये कॉमन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज से कंप्लीट एनर्जी का बनना, दैट मीन्स रेस्पिरेशन। एटीपी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अलग अलग स्टेप्स है इसके लिए, ठीक है। तो उसमें पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या फिर वो यूकैरियोटिक एक कंप्लीट सेल हो, ठीक। दोनों में ही साइट क्या होती है, साइटोप्लाज्म। ओके, चलिए साइट कंप्लीट हो गई। फिर बात करते हैं प्लांट सोर्स ऑफ ग्लूकोज की। देखो प्लांट का थोड़ा सा दे रखा है एनसीईआरटी में, अगर मैं बात करूं प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स क्या हो सकते हैं बेटा, प्लांट सोर्स की अगर अपन बात करें तो प्लांट में ग्लूकोज कहां से आता है, क्योंकि ये तो पता लग गया ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, शुगर का स्प्लिटिंग होना, और जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस का तो वो है ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, अपन ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे, ओके ठीक है। तो ग्लूकोज का सोर्स अपने को पता होना चाहिए, प्लांट सोर्स क्या है ग्लूकोज का, तो बेटा प्लांट सोर्स है ग्लूकोज का। प्लांट क्या करता है, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट फॉर्मेशन करता है सुक्रोज का, ठीक है सर। सुक्रोज प्लांट ने बना दिया, एक तो ये हो सकता है। इमीडिएटली यूज में आने वाला जो शुगर है वो क्या है, सुक्रोज। और जो एक्स्ट्रा शुगर बन चुका है प्लांट में वो हो जाता है स्टोर, मींस प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है और स्टोरेज कर रहा है। स्टोरेज किसका करता है, स्टार्च का, ओके। इट मींस कि जो फ्रक्टोज या फिर मैं कहूं ग्लूकोज के सोर्स है किसी भी प्लांट में, वो या तो सुक्रोज हो सकता है या फिर स्टार्च हो सकता है। इमीडिएटली जो बना है सुक्रोज शुगर वो हो सकता है या फिर स्टार्च हो सकता है। मींस दीज आर द टू सोर्सेस ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन ए प्लांट, ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें सुक्रोज की, देखो अगर मैं यहां बताना चाहूं तुम्हें सुक्रोज, तो सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज इज एन डाइसैकेराइड। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, सुक्रोज दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर दो मोनोसैकेराइड यूनिट है तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो तो क्या बनेंगे, दो मोनोसैकेराइड, और बेटा वो दो मोनोसैकेराइड होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है इनवर्टेज। इनवर्टेज की हेल्प से जो सुक्रोज है उसका कन्वर्जन किया जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टार्च की, तो बेटा स्टार्च भी एक लंबी प्रोसेस के द्वारा खूब सारी स्टेप्स होती है इसमें, और वो भी खूब सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर प्लांट में ग्लूकोज के सोर्स की बात की जाए तो प्लांट में या तो सुक्रोज हो सकता है या फिर स्टार्च हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनेगा और यहां ग्लूकोज बनेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अपन ने बात करी किसकी, साइट की, और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है इसका मतलब अपन ने जान लिया, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस कि कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं यही बता देता हूं थोड़ा सा, देखो जो 10 रिएक्शंस है ग्लाइकोलिसिस की, उसमें दो तरह की स्टेप्स होती है बेटा। एक स्टेप तो ऐसी होती है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है। तो पहली स्टेप क्या है, मतलब कि लिखूं मैं क्या लूंगा, एनर्जी यूटिलाइजिंग, एनर्जी यूटिलाइजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेप में एटीपी यूज होती है, ओके। इस स्टेप में क्या होता है, इन स्टेप्स में एटीपी यूज्ड, ओके ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरी स्टेप की, तो दूसरा स्टेप या फिर दूसरी स्टेप्स मतलब कि अनदर टाइप ऑफ स्टेप्स आर एनर्जी फॉर्मेशन, या मैं कह दूं एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स। इन स्टेप्स में एनर्जी यील्ड होती है, ठीक है। तो इन स्टेप्स में एनर्जी यील्ड होती है। दीज आर 3 स्टेप्स, दीज आर 3 स्टेप्स। इसमें से बेटा एक स्टेप तो ऐसी होती है जिसमें NADH2 बनता है, या मैं लिख सकता हूं NADH
प्लस H+ बनता है, और दो स्टेप यहां पर ऐसी होती है जिनमें ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहां पर एनर्जी यूटिलाइजिंग स्टेप्स भी दो स्टेप्स होती है। देखो थोड़ा सा अपन इसका माहौल बना रहे हैं एक बार, बाकी सारी रिएक्शंस अपन आगे देखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 10 रिएक्शंस की चेन है ग्लाइकोलिसिस में, उसमें दो स्टेप्स होती है टोटल। अगर दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरे ग्लाइकोलिसिस को, एक होता है एनर्जी यूटिलाइजिंग जो कि दो स्टेप में होता है, वहां पर एटीपी का यूज होता है, मींस एटीपी ब्रेक डाउन होकर एडीपी बनाती है, ठीक है, और वो एनर्जी यूज में आती है अगली स्टेप को प्रोसेस करवाने के, ठीक है। और बाकी की कुछ स्टेप्स है वो कैसी होती है, दीज आर एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स, मींस इनमें एनर्जी बनती है, अपने काम की ये है क्योंकि इनमें एनर्जी बन रही है। लेकिन क्या ये वाली स्टेप्स इसके बिना हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब अपने काम की दोनों है। चलिए तो आगे बात करते हैं इन स्टेप्स की। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं पूरा, कंप्लीट बोर्ड मुझे चाहिएगा अभी। तो अपन ने देख लिया ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इट इज एन यूनिवर्सल पाथवे, इट मींस इट अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ दिस प्लेनेट, ओके। चलिए इसको भी मिटा देता हूं एक बार। तो अभी अपने पास बचती है रिएक्शंस। तो सारी की सारी रिएक्शंस जो अपने को जाननी है वो मैं लिख रहा हूं एक बार पहले, उसके बाद अपन सारी रिएक्शंस को एक साथ में समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले अपने पास है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज होता है बेटा 6 कार्बन की एक शुगर होती है, इसे कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, glucose is converted into glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate will be converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate will be converted into fructose 1,6 bisphosphate. Fructose 1,6 bisphosphate, ठीक है बेटा। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड, लिख सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड। देखो बेटा ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, और ये होता है 3 कार्बन का, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ में कुछ और बनेगा, अगर ये 6 कार्बन का है तो साथ में बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, शॉर्ट में कह सकते हैं DHAP, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आइसोमर, तो लिख सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये भी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, ओके। 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड से मेरा बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस आगे लिख देते हैं अपन। फिर बनता है यहां पर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो क्या भाई जी, चलिए बेटा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक सेकेंड, 3-फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड से बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, then 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, and then 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, then phosphoenol pyruvate, phosphoenol
पायरुवेट एंड देन पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। देखो बेटा, ये सारे के सारे अगर मैं इसमें बात करूं फर्स्ट, थर्ड एंड द लास्ट, ये बेटा इरिवर्सिबल स्टेप्स होती है और बाकी की सारी कैसी होती है, रिवर्सिबल। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट को छोड़ दिया, थर्ड को छोड़ दिया और लास्ट को छोड़ दिया, बाकी की सब कैसी होती है, रिवर्सिबल स्टेप्स। दीज आर रिवर्सिबल। 10 स्टेप्स में पूरा होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, देखो यहां पे थे 6 कार्बन, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बने, ये भी कितने का है, 3 कार्बन का। आगे के सारे कितने बेटा, 3 कार्बन के। ओके, 3 कार्बन, 3 कार्बन, दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन एंड दिस ऑल्सो 3 कार्बन। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी देखो बेटा बात करें स्टेप्स के एंजाइम की, तो इसमें सारे एंजाइम्स एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, 1-2 एंजाइम दे रखे हैं, बाकी अपन कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा, ये ऑप्शन में आ जाते हैं एंजाइम्स, तो अपन कर सकते हैं। देखो कैसे अपन एंजाइम्स में ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप में एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज, यहां पर आता है हेक्सोकाइनेज। अभी आराम से समझेंगे इसको पूरे को, ध्यान से देखना। यहां आता है हेक्सोकाइनेज। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बन रहे हैं, आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, यहां पर आता है आइसोमरेज। विच एंजाइम इज आइसोमरेज। क्या कह सकते हैं यहां पर, फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं इसको, फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज। ये याद रख सकते हैं अपन। हेक्सोकाइनेज यहां यूज में आएगा, फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज यहां यूज में आएगा। देन यहां पे यूज में आता है फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। कौन सा आता है, काइनेज आएगा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। सुन लो एक बार, एनसीईआरटी में 2-3 एंजाइम दे रखे हैं, सारे एंजाइम एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। यहां पर यूज में आता है एल्डोलेज, यहां पर आता है एल्डोलेज, मत याद रखना, सुन लो खाली एक बार। एल्डोलेज यूज में आता है, यहां पर आता है आइसोमरेज। ठीक है बेटा, यहां पे आएगा आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। देखो ये मॉलिक्यूल बना, इससे फिर ये बना, और दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स। तो यहां पे भी कौन काम में आता है, आइसोमरेज। ठीक है, उसके अलावा यहां पर एक एंजाइम यूज में आता है, इसे कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है बेटा, अगर अपन बात करें कौन सी स्टेप की, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से या 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से फोस्फोइनोल पाइरुवेट जब बनता है, 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो यहां पर आता है डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 डिहाइड्रोजिनेज। देखो थोड़ा बहुत रोल इनका ध्यान में रखना है, बाकी बहुत डिटेल में अपने को नहीं जानना है। यहां पे आता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद आता है फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, यहां पे आएगा इस स्टेप में फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, देन यहां पे वापस 3 से 2 बन रहा है, ये आता है आइसोमरेज, दिस इज द आइसोमरेज। यहां पर आता है इनोल से इनोलेज। ठीक है, यहां पर आएगा इनोलेज, और लास्ट स्टेप में फिर से एटीपी बनती है, तो यहां पे आएगा काइनेज। तो काइनेज है तो ये होता है पाइरुवेट काइनेज, दिस इज द पाइरुवेट काइनेज। ठीक है बेटा, एंजाइम सारे अपने को ध्यान में नहीं रखने हैं, थोड़ा बहुत दिमाग से काम में लेना है खाली। ठीक है, देखो दिमाग से कैसे काम में लेना है, पहले एक बार स्टेप देख लेते हैं सारी। ग्लूकोज था 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, इससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, और ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक ही बात है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या इसे शॉर्ट में कहते हैं 3PGA या PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इसे कहते हैं DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, देन बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड देन पाइरुविक एसिड। क्लियर है? अब सुनिए स्टेप सारी की सारी कैसे हुई है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, किसी भी स्टेप को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो बेटा हुआ क्या, सेल के पास था ग्लूकोज, किसी भी तरह से आया, अगर प्लांट सेल की मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो सुक्रोज से आया हो चाहे स्टार्च से आया हो, दोनों से ही क्या आया, वीडियो इज ओके ओके। ठीक है, ग्लूकोज आया, अब उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अब वो बेटा जितना भी ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज का सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता तो बाहर पड़ा जितना भी ग्लूकोज था सब एनर्जी में बदल जाता,
ठीक है सर, सही बात है। तो ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब इस ग्लूकोज पर कोई ना कोई एंजाइम काम करेगा और वो इसको किसी अनदर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, ग्लूकोज 6 कार्बन का है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है ये बात? उस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल पे 6th पोजीशन पे बेटा फोस्फेट अटैच हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? 6th पोजीशन पे फोस्फेट अटैच हुआ और ये जो रिएक्शन है अपने आप नहीं हो रही, ठीक है। अगर अपने आप होती तो फिर ग्लूकोज इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है ये। तो इसको किसी ना किसी एंजाइम की हेल्प से इसमें कन्वर्ट किया जाता है सेल के अंदर, ठीक है। फोस्फेट उस पर ऐड किया जाता है। ग्लूकोज अगर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो 6th पोजीशन पे, 6 का मतलब 6 पोजीशन पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोस्फेट ग्रुप ऐड करा जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब ये फोस्फेट आया कहां से होगा? अपने को एक बात पता है कि एटीपी के पास एक है एडिनोसिन और साथ में है 3 फोस्फेट ग्रुप, ओके। 1 फोस्फेट, 2 फोस्फेट और 3 फोस्फेट, ठीक है। तो जब ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो इसका एक फोस्फेट ग्रुप ब्रेक हो जाता है, एक फोस्फेट बॉन्ड टूट जाता है और वही फोस्फेट इस पे आके अटैच होता है। सही बात है सर ये तो? इससे क्या बताना चाह रहा हूं? इससे बेटा ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर एटीपी थी और वो एटीपी कन्वर्ट हुई है किसमें? एडीपी में, ठीक है। और साथ में क्या निकला? फोस्फेट, जैसे अपन कहते हैं पीआई, इनऑर्गेनिक फोस्फेट या पीआई, फोस्फेट ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये जो फोस्फेट था, ये फोस्फेट जाकर अटैच हो गया इस ग्लूकोज से, है ना। तो यहां पे अपन इसको शो भी नहीं करते हैं। क्लियर है बात? तो एटीपी से कौन बन गया? एडीपी। क्लियर है? और जो फोस्फेट था वो कहां अटैच हो गया? ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर है बात? किस एंजाइम की हेल्प से? हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। अब बताओ यहां पे एटीपी यूज में आई है ना। एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड हियर। इट मींस कि ये कैसा है? एनर्जी यूटिलाइजिंग स्टेप। स्टार्टिंग की ये सारी स्टेप्स कैसी है? एनर्जी यूटिलाइजिंग है। यहां पर एनर्जी का यूज हो रहा है, ना कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फोस्फेट था, वो ग्लूकोज 6 फोस्फेट एक एंजाइम फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज, देखो आइसोमरेज पे फोकस करना। आइसोमरेज का मतलब यहां पर आइसोमराइजेशन हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है और उस ग्लूकोज से कौन बन जाता है? फ्रक्टोज। मींस ग्लूकोज 6 फोस्फेट से बन जाता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। वही फोस्फेट बॉन्ड था, वही सब कुछ है, थोड़े कुछ चेंजेस आए, आइसोमराइजेशन हुआ। आइसोमर अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो वही आइसोमराइजेशन की वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसमें? फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। याद रह जाएगा इजीली, ठीक है। अगली स्टेप है बेटा, फ्रक्टोज 6 जो फोस्फेट था ये भी 6 कार्बन का है। सभी कैसे हैं? 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके 6th पोजीशन पे देखो, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट का मतलब क्या था कि फ्रक्टोज की, जैसे अगर ये फ्रक्टोज है तो इस फ्रक्टोज के 6th पोजीशन पे एक फोस्फेट ग्रुप अटैच है ना। और अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं अपन? एक फोस्फेट ग्रुप इसकी 1st पोजीशन पे और अटैच कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। वही तरीका वापस से एटीपी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एडीपी में। साथ में जो फोस्फेट निकला है वो फोस्फेट इसकी 1st पोजीशन से जाके अटैच हो जाएगा। देखो क्लियर है ये बात? ठीक है। देखो यहां पे एक चीज देखने को मिली, जहां पर भी एटीपी काम में आ रही है वहां पर काइनेज एंजाइम जरूर यूज हो रहा है ना। 6 कार्बन का इसलिए हेक्सोकाइनेज, यहां पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की फ्रक्टोज के साथ फोस्फेट पहले से है, फिर और फोस्फेट अटैच करा रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी काइनेज आया, मींस जहां पर काइनेज आ रहा है वहां पर एटीपी का यूज हो रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट बन गया। चलो इसके बाद क्या होता है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में। देखो अभी तक ये 6 कार्बन के थे सब कुछ, ये पूरा कितना था? 6 कार्बन का। अब क्या होगा, ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है कौन सा वाला? फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, ठीक है। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट बेटा 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, जिसमें एक मॉलिक्यूल का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और बेटा ये जो दोनों 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में होते हैं आइसोमर्स। क्लियर है बात? इसका मतलब एक मॉलिक्यूल तो इसका बनेगा और एक मॉलिक्यूल इसका बनेगा, और दोनों आपस में कैसे होते हैं बेटा? आइसोमर्स, ठीक है। तो यहां पर एंजाइम कौन सा काम में आया? आइसोमरेज। याद रख सकते हैं, सीधा सा है। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में। ओके ठीक है सर। अब क्या हुआ देखो,
जब ये अकेला मॉलिक्यूल था 3 कार्बन का, तो आगे प्रोसेस हो सकती थी 3 कार्बन से, ठीक है। लेकिन होता क्या है, रिएक्शन को समझने के लिए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। दैट मींस आई कैन से, मैं कह सकता हूं बेटा कि यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज में आते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड याद रखो इसको, या ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ओके, ठीक है। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज में आएंगे और आगे पूरी रिएक्शन प्रोसेस होगी। मींस कि यहां पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। देखो क्या हुआ, ये 3 कार्बन का था, क्लियर है बात? रुको, मुझे यहां थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया कि 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज में आएंगे और 2 ही मॉलिक्यूल्स आगे बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी बताता हूं। देखो, अब सुनो मेरी बात। देखो हुआ क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, उसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज में आए और उनसे बन गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या मतलब है इस बात का? सर यहां पर एल्डिहाइड से एसिड बना है, सही बात है। एक बात तो ये, एल्डिहाइड से क्या बना है? एसिड बना है। 3 कार्बन का ही था, 3 ही कार्बन का एसिड बना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में बेटा जो एंजाइम यूज में आ रहा है उसका नाम क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड का जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो उससे एसिड बन जाता है। सर हाइड्रोजन का निकलना तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, बिल्कुल सही। मींस यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए एंजाइम कौन सा है बेटा? डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज ने यहां पर काम किया और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन निकलना मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है बेटा। जब ये हाइड्रोजन निकला है तो हाइड्रोजन किसी ना किसी को तो मिलेगा, सही बात है सर। तो बेटा ये हाइड्रोजन मिल जाता है NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या क्या समझे कि जो हाइड्रोजन निकला है वो इस NAD का रिडक्शन करा देता है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन को अटैच करा देता है, क्लियर है बात। और 2 ही NADH बनेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यूज में आएंगे अब से, ठीक है। इस स्टेप में क्या हुआ? डीहाइड्रोजिनेज ने इसका हाइड्रोजन निकाला, एल्डिहाइड का जब हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया? एसिड बन गया। मींस इसका हुआ ऑक्सीडेशन और NAD का हो गया रिडक्शन, क्लियर है बात। इस स्टेप में NAD बना है, NADH बना है, ओके। चलिए उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बना है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब कि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 1 और 3, जैसे कि अगर ये 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था तो इसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच था। मींस 1,3-बिस का मतलब क्या होता है कि 2 अलग अलग पोजीशन के लिए बिस यूज करता है अपन, और दोनों पे क्या अटैच था बेटा? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अगर यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप निकले, दिख रहा है ये देखो, एक फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकले तो क्या होगा? तो बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकला। अब बताओ निकला है तो किसी ना किसी को मिलेगा, बताओ किसको मिलेगा? बेटा वो मिल जाएगा ADP को। तो ADP के पास वो फॉस्फेट जाएगा और क्या बनाएगा? ATP। लेकिन सर इसके तो 2 मॉलिक्यूल्स है बेटा, अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो फिर 2 ATP के पास जाएगा और 2 ही ATP बनाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। और देखो जहां भी ATP यूज में आ रहा है, ATP काम में आ रहा है, वहां पर काइनेज बन रहा है। मींस ATP जहां यूज में आ रहा है और जहां पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर काइनेज एंजाइम यूज में आ रहा है। और याद रख सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से मतलब कि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है बात, ओके। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1 और 3 दोनों पे था यहां पर, अब केवल किस पे बचा है? 3 पे, फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और अगर 3 फॉस्फेट वाला मतलब कि थर्ड पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो सेकंड पे आ जाए, क्या बन जाएगा बेटा? आइसोमर। आइसोमर बन जाएगा तो कौन सा एंजाइम आएगा काम में? आइसोमरेज। तो 3 से बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। सर इसके पास 2-फॉस्फो था, मतलब कि सेकंड पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो फिर से हट गया, सही बात है। सेकंड पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो फिर से हट गया। नहीं बेटा अभी तक नहीं हटा है, क्योंकि यहां पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया, ठीक है। लेकिन सर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बना, तब तो उसमें फॉस्फो नहीं है, बिल्कुल सही। यहां पे फॉस्फो नहीं, इसका मतलब यहां का फॉस्फेट हटा है, ठीक है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे क्योंकि 2-2 ही चलते हुए आ रहे हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स,
इसके भी 2 और 2 ही मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के भी। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात। तो यहां से जब इसका फॉस्फेट हटेगा तो उस फॉस्फेट के टाइम पे एडीपी से आके अटैच होगा और फिर से क्या बन जाएगा, एटीपी। लेकिन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल्स है तो फिर 2 एडीपी जुड़ेंगे, 2 एडीपी से फॉस्फेट जुड़ेगा और 2 ही एटीपी बनेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। और यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर H2O रिमूव होता है, यहां पर एटीपी नहीं बनता, यहां पर H2O रिमूव होता है। ठीक है, तो ये रही सारी की सारी ग्लाइकोलाइसिस की 10 रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और 10th ये तीनों रिएक्शन होती है बेटा इरिवर्सिबल और बाकी की सारी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ग्लाइकोलाइसिस को देखा। अभी थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पिछली स्लाइड में कि एटीपी यूज कहां होती है और एटीपी का फॉर्मेशन कहां कहां होता है। क्लियर है बात? तो एटीपी देखो फॉर्मेशन कहां हो रहा है, पहले यूज की बात कर लेते हैं। एक तो यहां पे यूज हो रही है, एक यहां पे हो रही है ना। अगर मैं बात करूं एटीपी यूज कहां कहां हो रही है, तो यूज कहां पे हो रही है बताओ? एक तो फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में। बताओ कितनी एटीपी यूज हुई टोटल? 2 एटीपी। ठीक है, 2 एटीपी आर यूज्ड। ओके, बन कहां कहां रही है? एक तो बन रही है इस वाले स्टेप में, एटीपी सिंथेसिस कहां हो रहा है बेटा? एटीपी सिंथेसिस हो रहा है एक तो यहां कितने एटीपी बने? 2 एटीपी, 2 एटीपी प्लस 2 एटीपी यहां बने, 2 एटीपी ये बने। ठीक है, टोटल कितने बन गए? 4 एटीपी। ठीक है सर, देखो ये 2 एटीपी यूज आ रहे हैं, ये 2 एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब नेट एटीपी कितने बने? नेट एटीपी अगर बात करूं तो नेट एटीपी बचे मेरे पास 2 एटीपी। ठीक है, 4 एटीपी बने जिनमें से 2 एटीपी खर्च हो गए, नेट एटीपी बने 2। सर इस NADH2 का क्या, कहां गया? ये रहा। ये जो NADH2 है या NADH है, इसका क्या करें? देख बेटा, इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं NADH की, जो एक NADH है, वो एक NADH जब ऑक्सीजन मिलेगी इसको और ऑक्सीजनेटेड सेल्स में जाता है फाइनली ETS के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम पे, तो एक NADH2 से या एक NADH से 3 एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहां कितने NADH बन रहे हैं? यहां पे बन रहे हैं 2, मींस 3 into 2 मींस 6 एटीपी का फॉर्मेशन और होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर अपन टोटल एटीपी की बात करें, टोटल एटीपी इन ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन, तो वो कितनी हो जाएगी? 8 एटीपी। अगर एनऑक्सीजेनिक की बात करें तो टोटल 2 एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए SLP, बेटा एक टर्म होता है SLP का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट बनने के टाइम पे ही फॉस्फोराइलेशन हो गया, मीन सबस्ट्रेट बनने के टाइम पे ही एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। वो कहां पे हो रहा है? एक तो यहां हो रहा है और एक यहां पे। अगर SLP के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन पूछे तो कितनी बनेगी टोटल? नेट एटीपी 2 बनेगी, 4 बनती है जिसमें से 2 यूज आ जाती है, तो नेट एटीपी 2 बनती है। और टोटल अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनेगी, तो 8 बनेगी, क्योंकि जो NADH है वो भी ETS के टाइम पर जाके 6 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस अपन ने अच्छे से देखा। बाकी थैंक यू।